बीएससी पार्ट थर्ड में आज हम परागकोश की संरचना का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, आवृतबीजी पौधों में पुष्प में उपस्थित पुंकेसर या स्टेमन नर जनन संरचना अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अथवा लघु बीजाणुपर्ण को निरूपित करता है। प्रत्येक स्टेमन या पुंकेसर के 3 भाग होते हैं: एंथर परागकोश, फिलामेंट्स पुतंतु तथा कनेक्टिव अर्थात योजी। लघु बीजाणु या परागकण परागकोश में बनते हैं। एक प्रारूपिक परागकोश में प्राय 2 पालियां होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टिव द्वारा जुड़ी रहती हैं। योजी एक बंदे ऊतक होता है। परागकोश की प्रत्येक पाली 2 चैम्बर्स में विभेदित होती हैं जिन्हें पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। इस प्रकार 2 पालिका युक्त परागकोश डायथिकस या द्रोष्टी कहलाते हैं तथा कुल मिलाकर इनमें 4 लघु बीजाणुदानियां होती हैं। ऐसे परागकोश को टेट्रास्पोरेंजिएटी परागकोश कहते हैं। इसके विपरीत कुछ पौधों जैसे मालवेसी कुल के सदस्यों एवं मोरिंगा के परागकोश में केवल एक ही लोब्स या पाली पाई जाती है। ऐसे परागकोश को मोनोथिकस अर्थात एक कोष्ठीय कहते हैं तथा इन परागकोशों में केवल 2 लघु बीजाणुदानियां होती हैं, अतः इनको बाइस्पोरेंजिएट पराग प्रकोष्ठ कहते हैं। इसी तरीके से हम एंथर की जो स्ट्रक्चर देखें तो इसमें स्टेमन है, वो ऊपर का जो पार्ट है एंथर कहलाता है और जिससे जुड़ा होता है दैट इज कनेक्टिव, और ये आपका फिलामेंटस होता है। एक प्रारूपिक जो पुंकेसर का परिवर्धन पुष्पासन के ऊपर कुछ विभेजोतिकी कोशिकाओं के सक्रिय हो जाने के कारण होता है। ये विभेजोतिकी कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर असंख्य कोशिकाओं को एक समूह बनाती हैं। ये कोशिकाएं वृद्धि कर 2 पालियों में विभेदित होती हैं तथा प्रत्येक पाली से 2 प्रकोष्ठ परिवर्धित होते हैं। इसके बाद धीरे धीरे परागकोशिकाओं के नीचे की ओर पुतंतु का विभेदन होता है। इस प्रकार एक प्रारूपिक पुंकेसर का विकास पूरा हो जाता है। परागकोश का परिवर्धन या एंथर सेक का परिवर्धन यूस्पोरेंजिएटी प्रकार का होता है। इस प्रकार के परिवर्धन में एक से अधिक बीजाणुजनन कोशिकाएं एक बीजाणुधानी का विकास करती हैं और जो लघु बीजाणुधानी है उसका जो परिवर्धन होता है वो अविभेदित परागकोश की कोशिकाओं से होता है। सर्वप्रथम अविभेदित परागकोश की कोशिकाएं 2 भागों में विभक्त होती हैं, एपिडर्मिस और आर्चिस्पोरियल सेल्स में। एपिडर्मिस आगे चल करके बाह्य त्वचा का फॉर्मेशन करती है अर्थात एपिडर्मिस का निर्माण करती है, जबकि आर्चिस्पोरियम सेल या कोशिकाएं वो पेरिक्लाइनल डिवीजन अर्थात परिणत विभाजनों के द्वारा प्राइमरी वित्तीय कोशिका और प्राइमरी स्पोरोजिनियस कोशिका अर्थात बीजाणुजन्य कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं बाहरी परत के रूप में होती हैं और ये आगे पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा एंडोथीशियम और पैरेटल सेल का फॉर्मेशन करती हैं। इसमें एंडोथीशियल एपिडर्मिस के बाद में नेक्स्ट इनका परत होती है, जबकि पैरेटल सेल आगे विभाजित होकर के परिणत व अपनत विभाजनों द्वारा टेपेटम व मिडल लेयर का निर्माण करती है अर्थात पोषोतक व मध्य स्तर का निर्माण करती है। जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल या प्राथमिक बीजाणु कोशिका जो आंतरिक परत होती है सीधे ही विभाजन के द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती है और इसमें मियोसिस द्वारा 4 में लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। इस प्रकार से इनका जो डेवलपमेंट होता है वो परिवर्धन होता है और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर से उसकी बात करें तो मुख्यतः एंथर इज अ पार्ट ऑफ ए स्टेमन एनक्लोजिंग ए पोलन चैम्बर और माइक्रोस्पोर होता है। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स नेमली फिलामेंट्स एंड एंथर्स। The pollen grains develop from the sporogenous tissue of the archisporium. The cells develop into the primary parietal layer. The primary parietal layer undergo a series of periclinal and anticlinal division. In the mature anther, the format is epidermis, endothecium, एंड मिडल लेयर एंड टेपेटम। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मैच्योर एंथर है उसमें जो बाह्य त्वचा है वो 4 भागों में एपिडर्मिस में, एंडोथीशियम में, मिडल लेयर और टेपेटम में बनी होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें
तो जो सबसे बाहरी परत है दैट इज एपिडर्मिस है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट परत है एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। इस प्रकार कुल जो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है या लघु बीजाणुदानी की संरचना की बात करते हैं तो परिपक्व परागकोश की भित्ति 4 परतों में विभेदित होती हैं। ये परतें परिधि से केंद्र की ओर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती हैं, अर्थात एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम। तो एंथर लेयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग: एपिडर्मिस, एंडोथीशियल, मिडल लेयर एंड टेपेटम। जो सबसे बाहरी परत है वो कहलाती है एपिडर्मिस। इट इज ए आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द एंथर। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इट इज कंपैक्ट अरेंजली। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस अंडरगो एंटीक्लाइनेट डिवीजन। एपिडर्मिस इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। इस प्रकार से परागकोश की जो सबसे बाहरी परत है वो बाह्य त्वचा कहलाती है। इसकी कोशिकाएं अरेय रूप से सुदीर्घित लंबाई में कम और चौड़ाई में अधिक होती है। वैसे परागकोश के विकास के साथ साथ ही बाह्य त्वचा कोशिकाओं में भी अपने विभाजन देखे जा सकते हैं, जो बाह्य त्वचा को परागकोश के फैलाव के साथ साथ ही बनाए रखते हैं। परंतु मृदुबुद्धीय पौधे या जीरोफिटिक प्लांट्स में एपिडर्मिस कोशिकाओं के बीच बहुत अधिक खिंचाव पाया जाता है, जिसके कारण कई बार ये तो कई स्थानों से फट जाती है एवं अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती है। कुछ पौधों जैसे अलंजियम में परागकोश की बाह्य त्वचा में रंध्र भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट परत है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम इट इज अ सेकेंड लेयर ऑफ एंथर वॉल। ये एंथर वॉल की दूसरी परत है। इट इज आल्सो नोन एज ए फाइब्रस लेयर। इसे फाइब्रस लेयर भी कहते हैं क्योंकि इन कोशिकाओं की आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्तियों पर रेशेदार पट्टियां यानी फाइब्रस बैंड की उपस्थिति के कारण अंतः स्थिशियम कोशिकाओं का एक विशेष लक्षण होता है। इस कारण से इन्हें फाइब्रस लेयर भी कहा जाता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस बैंड्स। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ रेडिकली इलोंगेटेड सेल। Fibrous band is made up of a lignin. The endothelial layer become hygroscopic due to the development of a fibrous bands. It is helps in dehiscence of pollen grains. अर्थात ये परागकणों के dehiscence में सहायता करती है। नेक्स्ट जो परत आती है वो है आपका मिडिल लेयर। मिडिल लेयर यह इट इज ए थर्ड लेयर ऑफ द एंथर वॉल lying below the endothelium. It consists of 2 or 3 layers of thin-walled parenchyma cells. The cells store starch grains. अर्थात जो मिडल लेयर होती है वो अंतःथीशियम या एंडोथीशियम के ठीक नीचे मध्य परत 1 से 3 पंक्तियों में व्यवस्थित होती है। इन परतों की कोशिकाएं अल्पजीवी होती हैं तथा लघु बीजाणु या प्राग मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से पूर्व ही कुचल जाती हैं। कुछ पौधों जैसे रेननकुलस एवं लीलियम में मध्य परत कोशिकाओं की एक अथवा एक से अधिक पंक्तियां नष्ट नहीं होती हैं तथा ये अनिश्चित काल तक बनी रहती हैं। कुछ पौधों जैसे साइडा में मध्य परत की कोशिकाएं स्टार्च एवं अन्य खाद्य पदार्थों का संचय करती हैं जो पराग मात्र कोशिकाओं द्वारा पोषण हेतु प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट जो परत है वो है टेपेटम। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल. It is formed a single layer of cells surrounding the sporogenous tissue. The cells are large, radially elongated, and contain dense cytoplasm. It is a nutritive layer for the developing microspore. The cells of primary sporogenous layer derived from the archisporial directly function as a pollen mother cells. इस तरीके से जो टेपेटम है या पोषोतक है यह लघु बीजाणुदानी की सबसे भीतरी परत है जो कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जा सकती है क्योंकि परिवर्तनशील लघु बीजाणुओं अथवा परागकणों के लिए उपलब्ध पोषक पदार्थ इस टेपेटम में से होकर ही लघु बीजाणुदानी तक पहुंच पाता है। इस परत की कोशिकाएं बड़ी आकार में दीर्घित इलोंगेटेड गाढ़े कोशिका द्रव्य युक्त एवं बड़े केंद्रक वाली होती हैं। शुरू में इन कोशिकाओं में केवल एक केंद्रक होता है परंतु बाद में ये मल्टी न्यूक्लिएट हो सकती हैं। सामान्यतः एंजियोस्पर्म पौधों में टेपेटम कोशिकाओं की केवल एक पंक्ति में पाई जाती हैं परंतु कुछ पौधों जैसे कोक्सिनिया में टेपेटम की 2 अथवा 2 से अधिक परतें मिल सकती हैं।
ऐसा टेपेटम परत की कोशिकाओं में परिणत विभाजन के कारण हो सकता है। टेपेटम की कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से विभाजित होती हैं तथा ये परिधि से केंद्र की ओर फैली हुई होती हैं। इन कोशिकाओं के जीवद्रव्य में खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त कभी कभी पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। जैसे सेब की टेपेटम कोशिकाओं में लाल रंग के वर्णक तथा एनीमोन में बैंगनी रंग के वर्णक पाए जाते हैं। टेपेटम का विकास प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से होता है तथा यह सामान्यतः समान उत्पत्ति वाली कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है, परंतु कुछ प्रजातियों जैसे एलेक्स्ट्रा थामसोनाई में डाइमोर्फिक टेपेटम कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ परागकोश के संयोजी ऊतक की ओर उपस्थित टेपेटम कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं की तुलना में अधिक बड़ी होती हैं तथा इनका विकास भी संयोजी ऊतक से होता है। इन कोशिकाओं को सी टेपेटम कहा जाता है। इसके विपरीत प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से निर्मित टेपेटम कोशिकाओं का आकार छोटा होने के कारण इनको पी टेपेटम कोशिकाएं भी कहते हैं। बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के साथ साथ ही टेपेटम कोशिकाओं के केंद्र का विभाजन भी होता है। अतः टेपेटम की परिपक्व कोशिकाओं में प्राय एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, परंतु ऑर्किडेसी एवं कुकुरबिटेसी कुल के सदस्यों जैसे मेलोथ्रिया में टेपेटम कोशिकाएं सदैव एक केंद्र की होती है। अब बेस्ड ऑन बिहेवियर टेपेटम आर टू टाइप्स, यानी कि आकृति, संरचना व कार्यशैली के आधार पर टेपेटम को दो कोश श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ग्लैंडुलर और सेक्रेटरी टेपेटम, अमीबोइड और प्लाज्मोइड टेपेटम, अर्थात अमीबीय या प्लाज्मोडियल टेपेटम और दूसरा है ग्लैंडुलर टेपेटम। ग्लैंडुलर टेपेटम की जो बात करते हैं तो इस प्रकार की टेपेटम कोशिकाएं अपेक्षाकृत स्थायी आकृति की होती है, अर्थात जो ग्लैंडुलर टेपेटम है द टेपेटम सेल रिमेन इंटैक्ट इन द ओरिजिनल पोजिशन थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। द टेपेटल सेल्स डू नॉट डिजेनरेटेड, द सेल्स बिकम रिच इन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड secreted a plasmodium that surrounding the pollen grains. The secretarial plasmodium contribute a material known as sporopollen. It is help in thickness of the axine of pollen grains. अर्थात टेपेटम की कोशिका अपेक्षाकृत स्थायी आकृति वाली स्रावी या ग्रंथिल टेपेटम कहलाती हैं। यह परागकणों का विकास पूर्ण होने तक मध्य परत से जुड़ी रहती है, अलग नहीं होती है। शुरू में ग्रंथिल टेपेटम की कोशिकाओं में अनेक कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, डिक्टियोसोम, राइबोसोम्स एवं विशेष प्रकार की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें प्रोयूबिस बॉडीज अर्थात प्रोबिस पिंड कहते हैं। इस अवस्था में अर्थात बीजाणुजन्य कोशिकाओं की अवस्था में टेपेटम की भित्ति अत्यंत पतली होती है, परंतु जैसे ही बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होते हैं उसी के साथ टेपेटम कोशिकाएं की भित्ति मोटी हो जाती है एवं इनमें राइबोसोम्स व प्रोबियस पिंड की संख्या बढ़ जाती है। परागकण का विकास होने पर प्रोयूबिस पिंड टेपिटल भित्ति से निकलकर लघु बीजाणुध्वनि में आ जाते हैं तथा परागकणों की बाह्य चोल के निर्माण में सहायता करती है। यहाँ प्रोबिस पिंडों की सतह पर स्पोरोलेनिन नामक पदार्थ का जमा होता है। अब इन्हें यूबिस पिंड अर्थात यूबिस बॉडीज कहते हैं। परागकणों की बाह्य चोल का निर्माण संपूर्ण यूबिस पिंडों द्वारा होता है। कुछ पौधों में यूबिस पिंड परागकणों की बाह्य चोल पर जमकर इनकी मोटाई बढ़ाने में सहयोग करते हैं। अनेक पौधों में परागकण के बाह्य चोल का संपूर्ण निर्माण यूबिस पिंडों के द्वारा ही होता है। इसी तरह कुछ पौधों जैसे मिराबिलिस जलापा व साइलेंस पेंडुला में परागकणों का जीवद्रव्य इनके परिवर्तन के समय नष्ट हो जाता है। तथापि इन परागकणों की सतह पर साधारण परागकणों के समान बाह्य चोल का निर्मित होना यूबिस पिंडों के परागकणों की बाह्य चोल के निर्माण में सहायक होने का प्रमाण है। नेक्स्ट जो आता है दूसरा है अमीबोइड या प्लाज्मोइड टेपेटम। इस प्रकार इन दिस टाइप ऑफ द इनर एंड रेडियल वॉल ऑफ द टेपेटम सेल्स ब्रेक डाउन एंड protoplast become a plasmodium mass. The plasmodium mass called tapetum periplasmodium. The periplasmodium in which the pollen mother cells are suspended. अर्थात इस प्रकार के टेपेटम कोशिकाओं में आंतरिक व अरीय कोशिका भित्तियां हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के प्रभाव से जल्दी ही टूट जाती है तथा इनका अनावर्त जीवद्रव्य प्राकुट लघु बीजाणुदानों में मुक्त हो जाता है। बाद में ये जीवद्रव्य से संलग्नित होकर टेपेटम पेरिप्लाज्मोडियम नामक जेली समान
द्रव्य में रूपांतरित हो जाता है तथा वृद्धिशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि टेपेटल पेरिप्लाज्मोडियल कार्य के रूप से एक सक्रिय संरचना है तथा इसमें असंख्य केंद्रक विभाजन होते हैं। टाइफा व ट्रेडेस्केंसिया एवं अनेक मोनोकोट्स प्लांट्स में ये टेपेटम पाई जाती है। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ टेपेटम, अर्थात टेपेटम के कार्य क्या हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि परागकण परिवर्धन की में टेपेटम की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। टेपेटम इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू, इट सर्व फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑफ माइक्रोस्पोर, अर्थात इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन पोलन वॉल फॉर्मेशन। द प्लास्टिड ऑफ द टेपेटम सेल सिंथेसाइज मटेरियल लाइक pollen kits. It form channel for the transport of material to reach the pollen mother cell. Tapetal cells are store nutrients. अतः परागकण परिवर्तन में टेपेटम की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके प्रमुख कार्य हम निम्न प्रकार से हैं। पराग मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्रण के समय आवश्यक पोषक तत्वों का स्थानांतरण टेपेटम कोशिकाओं के द्वारा होता है। टेपेटम कोशिकाओं के जीवद्रव्य में कैलेज एंजाइम पाया जाता है। यह पराग चतुष्क की चारों कोशिकाओं के मध्य उपस्थित कैलोज परत के अपघटन में सहायक होता है, जिससे यहाँ टेट्राइड की कोशिकाएं पृथक होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस के बाद में टेपेटम कोशिकाएं यूबिस कणिकाओं द्वारा परागकण की बाह्यचोल अर्थात बाह्यचोल बनाती हैं। टेपेटम कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान पोलन किट का निर्माण करना है। टेपेटम की भित्ति में युग्मोद्भिद व बीजाणुद्भिद की टेपेटम द्वारा निर्मित प्रोटीन पाए जाते हैं। परागकणों द्वारा जल अवशोषित होता है। जब बाह्यचोल में उपस्थित प्रोटीन मुक्त हो जाते हैं तो यहाँ परागकण जनित एलर्जी तथा हे फीवर रोगों का कारण होता है। इन प्रोटीन का दूसरा कार्य अनुरूप अर्थात कंपेटेबल वर्तिकाग्र की पहचान करना भी होता है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर और देखते हैं तो ये टेपेटम के फंक्शन है। इसी तरह जो मिडल लेयर है जिसमें स्पोरेंजियस टिश्यूज की बात करते हैं, तरुण या यंग प्राकोष में बहुस्तरीय भित्ति द्वारा परिबद्ध कोशिकाएं समूह बीजाणुजन ऊतक कहलाता है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं अर्थात प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल्स के समसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणुजन ऊतक अर्थात स्पोरोजीनियस टिश्यू का निर्माण होता है, जिससे कोशिका बाद में पोलर मदर सेल के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक पोलर मदर सेल अथवा लघु बीजाणु मात्र कोशिका मियोसिस द्वारा 4 लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है, अर्थात पोलर स्पोर मदर सेल वो 4 माइक्रोस्पोर्स का निर्माण कराती है। इस प्रकार से बीजाणु ऊतक से अगुणित बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अर्थात लघु बीजाणु जनन कहते हैं।